नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, सराहा है, उसको समझा है। उम्मीद है आप आगे भी हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी को इसी तरह से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइव शेयर करते रहिए और जब बेहतर लगे पढ़ने के बाद तो उसके बाद कमेंट भी करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि यहाँ से कोसों दूर बैठा आपका कोई साथी जो गांव में है या किसी कारणवश शहर नहीं आ पाया है, वो भी इस बेहतरीन क्लास का आनंद ले सके, मजा ले सके और अपनी तैयारी को पूरा कर सके। ठीक है, आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके थे कि भारत के भूगोल में हमने सबसे पहले स्थिति और विस्तार ये दो टॉपिक जो थे एक साथ लेकर के हमने डिस्कस किए थे और इसमें हम केवल पहले दिन स्थिति को ही बता पाए थे कि भारत किस गोलार्ध में है, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है। साथ ही साथ आप लोग ये भी समझ चुके थे कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। कल की क्लास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार है। इस लेक्चर के अंत में वो पूरी लिस्ट हम आपको सॉल्व कराएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे ताकि कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट भी हों या जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ पाए हों वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके भली भांति तैयार हो जाएं। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले स्थिति की बात करेंगे। तो बताया था भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार था। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक धरातलीय अक्षांशीय विस्तार था। ठीक है, दूसरी बात यहीं पर हमने देशांतरी विस्तार की थी जिसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार था। ये सारी बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तार। ठीक है, स्थिति के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं? विस्तार को जानने से पहले हम एक बात जानेंगे कि हम किसका पढ़ रहे हैं विस्तार। तो सबको पता है कि हम अपने देश भारत का पढ़ रहे हैं। भूगोल से थोड़ा अलग हटके सामान्य अध्ययन के प्रश्न को अगर हम तैयार करना चाहें तो कई बार यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत जो है हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? तो हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा है ये राजा एक थे दुष्यंत। राजा कौन थे? दुष्यंत। और उनका एक पुत्र था भरत, बहुत ज्यादा साहसी था। इसकी कहानी आपने बचपन में किताबों में पढ़ी होगी। इसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ये पहली बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि भारत ही हमारे देश का औपचारिक नाम है। हमारे देश का औपचारिक नाम क्या है बताना दोस्तों? औपचारिक नाम हमारे देश का है भारत और साथ ही साथ इसको इंडिया भी कहते हैं। यानी कि औपचारिक रूप से हम अपने देश को क्या कहते हैं? इंडिया। और क्या कहते हैं? भारत। तो भारत तो हमने बता दिया कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर नाम पड़ा है। इसको इंडिया क्यों कहा गया? तो दोस्तों इंडिया जो हमारे यहाँ विदेशी आए यूनानी लोग आए उन्होंने हमारे देश को सिंध नदी की वजह से क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से कि हमारे देश के दो ही औपचारिक नाम है। औपचारिक का मतलब है संवैधानिक, यानी कि आप औपचारिक भी कह सकते हो और साथ ही साथ संवैधानिक भी कह सकते हो। हमारे देश के संवैधानिक नाम दो ही हैं, या तो भारत कहिए या इंडिया। जब आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आपको हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ाया जाएगा और अनुच्छेद 1 बहुत अच्छे से समझाता है इंडिया दैट इज भारत। यानी कि जो इंडिया है वही क्या है? भारत है। तो हमारे देश का जो सबसे औपचारिक या सटीक नाम जो है वो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा और यूनानियों ने सिंध नदी की वजह से हमारे देश का नाम क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे देश को अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। अगर हम उनको भी देखना चाहें तो एक नजर देख सकते हैं। जैसे हमारे देश को सभी लोग आर्यावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यावर्त। ठीक है, हमारे देश को सभी लोग भारतवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, आर्यावर्त कहते हैं और क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं।
ये दोनों नाम हमारे वेदों से लिए गए हैं, यानी कि ये वैदिक नाम है एक तरीके से। वेदों में हमारे देश को आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा गया है, ठीक है। एक हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी है। हमारे देश का एक नाम क्या है? जम्बूद्वीप। एक नाम क्या है? जम्बूद्वीप। आपको बता दें, जिस तरह से आज हमारा पूरा विश्व 7 द्वीपों में बटा हुआ है, महाद्वीपों में, सॉरी द्वीपों में नहीं कहेंगे, महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक इसी तरह उस समय भी 7 महाद्वीपों में बटा हुआ था। उस समय नॉर्थ अमेरिका को पुष्कर द्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? पुष्कर द्वीप। ये बात ध्यान रखना कि हमारे वेदों में नॉर्थ अमेरिका को क्या कहा गया है, यानी उत्तरी अमेरिका को क्या कहा गया है? पुष्कर द्वीप कहा गया है। यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप को क्रोच द्वीप कहा गया है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा गया है? क्रोच द्वीप कहा गया है, ठीक है। और उसी तरह से जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया है, ठीक है। तो जम्बू द्वीप अगर बात करें तो केवल भारत का नाम ना होकर के पूरे एशिया महाद्वीप का नाम है। अब हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में ही आता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? जम्बूद्वीप, ठीक है। तो जम्बूद्वीप क्या था? जम्बूद्वीप उस समय एशिया महाद्वीप का नाम था। हमने 2 बातें और बताई कि अफ्रीका को क्या कहते थे? क्रोच द्वीप, और उत्तरी अमेरिका को क्या कहते थे? पुष्कर द्वीप, ठीक है। तो जम्बूद्वीप का एक भारतीय उपमहाद्वीप भी है। एक क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। सभी लोग इस शब्द से बहुत भली भांति परिचित तो होंगे। परिचित का मतलब है आपने इसको सुना होगा, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबने सुना है, लेकिन अभी तक शायद ही बहुत कम लोग जानते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जैसे ही नाम आता है तो आप लोग तो यही जानते होंगे कि केवल इंडिया ही आता है। क्या जानते हैं आप लोग कि केवल क्या आता है? इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के साथ साथ 4 देश और हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अभिन्न हिस्से हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में गिने जाते हैं। तो सबसे पहला तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन हो गया? इंडिया हो गया। दूसरा आपका पड़ोसी देश जो है नेपाल, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तीसरा आपका पड़ोसी देश है भूटान, ये भी आपका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। चौथा देश है आपका बांग्लादेश। अब चाहे इसे अलग से मान लीजिए, चाहे भारत का बच्चा मान लीजिए, ठीक है, भारत से ही निकला हुआ है। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 3 देश जो हैं किसमें आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में। और साथ ही साथ एक और देश है पड़ोसी, जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 देश कुल मिलाकर हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कितने देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? 5 देश। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। जम्बूद्वीप उस समय एशिया का नाम था, इसका एक भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो आप तुरंत जवाब देंगे, संख्या में कितने हैं? 5। पहला सबसे बड़ा कौन है? भारत, फिर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये है पूरा जम्बूद्वीप से रिलेटेड करके समझ लोगे। अब हम अगर बात करते हैं तीसरे नाम की, तो तीसरा बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण, अभी तक ना सुना गया नाम है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसको त्यानचू भी कहा जाता है, या त्यानचू, ठीक है, त्यानचू, या फिर ऐसे करके लिख लीजिए त्यानझू, ठीक है। त्यानचू या त्यानझू जो है, ये चीनियों ने हमारे देश को नाम दिया है। किसने नाम दिया है दोस्तों? चीनियों ने, ठीक है। तो जो चीनी लोग हैं वो हमारे देश को क्या कहते हैं? त्यानचू या त्यानझू। तो आज हमने अगर कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही जाना है कि हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त, त्यानचू या त्यानझू, ये सभी किसके नाम हैं? अपने भारत के नाम हैं, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। एक बात ये भी देख लीजिए, नाभिवर्ष भी हमारे देश का नाम है। हमारे देश का क्या नाम है? नाभिवर्ष। तो अगर वो ज्यादा आसान करके क्वेश्चन पूछेगा भी तो सीधे से यही पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का नाम नहीं है या उपनाम नहीं है। तो भारत का नाम या उपनाम जानना भी बहुत जरूरी है। भारत को आर्यावर्त कहते हैं, इंडिया उसका औपचारिक नाम आप पढ़ ही चुके हैं पहले।
भारतवर्ष भी कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं, त्यांचू या त्यांझू भी कहते हैं और नाभी वर्ष भी कहते हैं। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। इनमें से कितने नामों से आप परिचित थे, आपके अपने देश के नाम थे, भले ही आप जानते हो या ना जानते हो, ये बात की बात है। आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। यही आप लोगों का उत्साह जो है हमें मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह के साथ आपके सामने पेश आएंगे और डेली प्रतिदिन हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास देंगे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमें ऊर्जा देते रहिए निरंतर। बाकी हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, फिलहाल आप क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम भारत के भूगोल में स्थिति पढ़ चुके थे, विस्तार आज हम पढ़ने वाले थे। औपचारिक नाम है भारत और इंडिया, अनौपचारिक नाम अभी हमने आपको जस्ट पहले बताए हुए हैं। अब हम बात करेंगे भारत के उस सेक्शन की, भारत के भूगोल की उस सेक्शन की जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या जिसके लिए आज की क्लास को ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए क्या चीजें हैं वो बहुत आसान सी चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में जरूर आएंगी। सबसे पहली चीज तो भारत का क्षेत्रफल, मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। आप भारतवर्ष पढ़ रहे हैं तो भारतवर्ष में भारतवर्ष का क्षेत्रफल जानना बहुत जरूरी है। तो भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि ये पूरी दुनिया का जो है, अगर हम बात करें विश्व का जो है 2.4% है, यानी कि 2.4% भूभाग जो है वो दुनिया का किसके पास है, भारत के पास। यानी कि हमारा इंडिया जो है वो 2.4% भूभाग में बसा हुआ है। पूरी दुनिया का जो स्थलीय भाग है लगभग 29% है। आप लोग सबको पता होगा कि पृथ्वी को अगर 100% माना जाए तो इसमें से लगभग 29% ही स्थल है और इसके बाद 71% जो है वो क्या है, जलीय क्षेत्र है, यानी कि जलीय भाग है, ठीक है। इस 29 को भी अगर 100% माना जाए तो उसमें से 2.4% क्या है, भारत है। उसमें से 2.4% क्या है, भारत, ठीक है। तो विश्व में क्षेत्रफल अगर हमारे देश का है तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का अगर प्रतिशत में बात की जाए तो हमारे पास कितना क्षेत्रफल है, 2.4% क्षेत्रफल है। और इसी 2.4% क्षेत्रफल के साथ हमारा दुनिया में स्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में वो 7वां है। यानी कि दुनिया में हम क्षेत्रफल के मामले में किस पोजीशन पर हैं, 7वीं पोजीशन पर हैं, 7वें स्थान पर हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है, ये यहीं पर जान लो तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला स्थान यहां पर रूस देश का है, ठीक है। सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश भी कौन है, रूस। भारत का पारंपरिक जो मित्र है वो भी कौन है, रूस। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, रसिया है दोस्तों। दूसरा है कनाडा, दूसरा कौन सा है, कनाडा, ठीक है। तो रूस के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण देश है, या फिर हम ये कहेंगे क्षेत्रफल के मामले में जो सेकंड प्लेस रखता है वो कौन सा है, वो आपका कनाडा है। रूस के बाद किसका स्थान है, कनाडा का। कनाडा के साथ एक बहुत बड़ी बात ये भी है, जबकि देखिए क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा कौन है, रूस, लेकिन कनाडा दूसरा है। अगर बात यहां पर यह कर दी जाए, बात यहां पर यह कर दी जाए कि जलीय सीमा किसकी सबसे अधिक है, किस देश की सागरीय सीमा सबसे अधिक है, तो दोस्तों इसका भी उत्तर होता है कनाडा। जलीय सीमा सबसे अधिक किसकी है, बताना जरा कमेंट करके। तो जलीय सीमा किसकी सबसे अधिक होती है, कनाडा की। जबकि क्षेत्रफल के मामले में ये किस स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। रूस आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, ठीक है। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है, परंतु इसकी जलीय सीमा जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये आप याद रखिए। दूसरी अगर हम बात करें इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद चीन आता है। इसके बाद कौन आता है, चीन। अब कई लोग यहां पर जो किताबों में अगर आप देखोगे, बहुत सी किताबों में नॉर्थ अमेरिका या यूएसए लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, यूएसए लिखा रहता है, ठीक है। तो चीन और यूएसए दोनों में थोड़ा विवाद है, अपवाद तरीके का मान लीजिए।
यहां पर भी क्या लफड़ा है वो समझ लो पहले। चाइना मुख्य भूमि के मामले में सबसे ज्यादा जगह रखता है, लेकिन यूएसए मुख्य भूमि पर होने के साथ साथ इसका द्वीपीय विस्तार भी है, यानी कि इसके मुख्य भूमि से अलग कई द्वीप भी हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हम वरीयता चीन को ना देख करके किसको देंगे? यूएसए को। तो यहां पर जो थर्ड प्लेस है वो यूएसए का रहता है, फोर्थ प्लेस जो है वो किसका रहता है? वो फोर्थ प्लेस रहता है आपका चाइना का, ठीक है। फिफ्थ प्लेस पर कौन है? तो फिफ्थ प्लेस पर है ब्राजील। फिफ्थ प्लेस पर कौन है? ब्राजील देश है। और सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया है। सिक्स्थ पर कौन सा है बताना जरा? ऑस्ट्रेलिया। और अभी हमने बताया था कि हमारा देश 2.4% क्षेत्रफल के साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में हमारे देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां है, ठीक है। अब दूसरी चीज और समझ लीजिए, इस 2.4% क्षेत्रफल में दुनिया के 18% पशुधन रहते हैं। दुनिया के 18% क्या रहते हैं? पशुधन निवास करते हैं, यानी कि पशुधन के मामले में, लाइव स्टॉक के मामले में हमारा भारत पहला स्थान रखता है। पूरी दुनिया का कितना पशुधन है? 18%। और क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। देखिए कितनी ज्यादा बड़ी विडंबना है। 17% जनसंख्या भी रखते हैं हम लोग, पीछे नहीं है, ठीक है। 17% हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है दुनिया की। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 17%। और इस मामले में हम चूक गए थोड़ा, चाइना हमसे आगे निकल गया और हम दूसरे स्थान पर रह गए, ठीक है। तो लिविंग स्टॉक यानी कि पशुधन के मामले में हम किस स्थान पर हैं? पहले स्थान पर हैं। और जनसंख्या के मामले में जनसंख्या तो 17% है, परंतु स्थान कौन सा है? दूसरा, क्योंकि हमसे आगे कौन निकल गया? चीनी निकल गए, है ना। तो कोशिश करते रहिए आप भी, ठीक। बहरहाल ये बात थी किसकी? विस्तार की। और विस्तार में हमने किसको देखा था? केवल एक टॉपिक को अभी पढ़ा, क्षेत्रफल को। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर याद रखना है, जो दुनिया का कितना है? 2.4%। 7वें नंबर पर हम आते हैं। हमसे ऊपर 6 देश भी हैं जो इस तरह से अभी हमने आपको बताए हैं। इस 2.4% भूभाग पर 18% पशुधन है जो पहला स्थान है, और 17% जनसंख्या है जो दूसरा स्थान है। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बात और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है और उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, ठीक है। ये बातें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चूंकि स्थिति कल हम पढ़ चुके थे, उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक आज सॉल्व करेंगे, विस्तार को आज हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बैंक कल हम सॉल्व करेंगे क्लास के साथ ही, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और यहां पर धरातल पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु। अब देखिए हमने यहां पर एक नए शब्द का यूज किया है, धरातल पर स्थित, तो इसको आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है, क्योंकि दक्षिणी बिंदु जब भी पूछा जाएगा तो वो आप दो तरीके से पूछा जाएगा और दो तरीके से आप आंसर भी दे सकते हैं। एक तो दक्षिणी बिंदु होगा धरातल पर स्थित और दूसरा होगा ओवरऑल, यानी कि आपका सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। जो आपका सागर में जो बृहत निकोबार द्वीप है या ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, इस पर स्थित जो होगा वो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इंदिरा कौल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, जो कि आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये आप कल ही पढ़ चुके थे। अब देखिए यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है। कौन सा बिंदु है? कन्याकुमारी, जो कि धरातल पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लिखना नहीं भूलोगे, कन्याकुमारी धरातल पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। ये आपका जो स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। दोनों बातें एक साथ, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कन्याकुमारी किस अक्षांश रेखा पर है, तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपसे पूछा जा सकता है इंदिरा कौल किस अक्षांश रेखा पर है, तो आप बताओगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार या उत्तर से दक्षिण लंबाई कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है या विस्तार है ये कितना है? 3214 किलोमीटर। आइए अब हम जानते हैं
पश्चिम से पूर्व का विस्तार या पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई। तो सबसे पहले तो भारत का पश्चिमी बिंदु देखिए कौन सा है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में। और इसका नाम है गौरमोत। नाम क्या है? गौरमोत। और इसी को सरक्रीक भी कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? सरक्रीक। तो सरक्रीक या गौरमोत जो है गुजरात में, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर हम देशांतर की बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर आकर के मिलता है। कौन सा देशांतर मिलता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ज़्यादा समझने के लिए कल की क्लास जरूर देख लें ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये आपका सबसे पूर्वी देशांतर है और यहीं पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है जिसको कहते हैं वलांगू। जिसको क्या कहते हैं? वलांगू। और इसी को भी कहते हैं हम लोग किबिथु। इसी को क्या कहते हैं? किबिथु। ये आपका जो बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या पड़ता है? बलांगू या किबिथु। तो कुल मिलाकर के आपने जाना कि पश्चिम का जो बिंदु है वो कौन सा है? गौरमोत। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सा है? बलांगू। इनके बीच की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत इतने में? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। ठीक है, हम आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी जिम्मेदारी निभाते चलिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत बेहतर लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये आपका हो गया उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो, और ये आपका वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। आगे हम ये भी जान गए हैं कि इनके जो सबसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु हैं वो कौन से हैं। अब हम बात करते हैं बृहत निकोबार की। यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। जो भारत का कैसा बिंदु है? सबसे दक्षिणी बिंदु। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, और इसी को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। 3 नाम आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप इसको इंदिरा पॉइंट कह लो, चाहे पिग्मेलियन पॉइंट कह लो, और चाहे इसको क्या कह लो? पार्सन पॉइंट। ये तीनों के तीनों, बल्कि तीनों ना कह करके एक हैं, बस नाम 3 हैं। आपके किस पर हैं? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हैं। या द्वीप की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार या बृहत निकोबार पर हैं। किस पर हैं? ग्रेट निकोबार या बृहत निकोबार पर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप 3 नाम ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट हो सकता है, पिग्मेलियन पॉइंट हो सकता है, या पार्सन पॉइंट हो सकता है। किस अक्षांश रेखा पर है? तो आप बताओगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। किस द्वीप पर है? तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बृहत निकोबार द्वीप पर यह बिंदु है। इतना समझने में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ लेना, और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमारी पिछली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भारत का पूरा विस्तार और स्थिति, और साथ ही साथ हम आपको बता चुके थे इसके नाम, औपचारिक नाम भी बता चुके थे, अनौपचारिक नाम भी बता चुके थे। भारत और इंडिया दोनों बता चुके थे। आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, नाभी द्वीप, या जितने भी इसके नाम थे, या त्यांचू या त्यांझू, जो भी नाम थे वो सब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब बिना समय बिताए हम आपके साथ कल की क्लास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस किए ले रहे हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि कल जो क्लास हुई थी उससे किस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा। कल हमने आपको बताया था कि देशांतर होते क्या हैं, ये भी बताया था, और अगर आप क्लास को ध्यान से पढ़े होंगे तो ये भी बताया था कि देशांतर कितने होते हैं। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि देशांतर होते क्या हैं। ये आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये आपका मान लीजिए साउथ पोल है। ठीक है, ये 2 ध्रुव हैं, और इन दोनों ध्रुवों में अगर देखा जाए तो आपका एक लाइन होती है जो ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ती है।
यानी कि कुछ रेखाएं, एक की नहीं बात करेंगे, कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो ध्रुव को ध्रुव से जोड़ती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव को किससे जोड़ती हैं, दक्षिणी ध्रुव से। बस इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक बीच में 0 डिग्री देशांतर होता है जिसको आप लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। और इस ग्रीनविच रेखा के दोनों ओर यानी कि पूरब के ओर 180 होती हैं और पश्चिम की ओर भी कितनी होती हैं, 180। तो कुल मिलाकर के देशांतरों की संख्या जो हो गई 180 + 180 इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जाकर के बनता है 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों बताना, 360 होती है। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पर देखिए, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये बात आप देख लीजिए। तो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं, अब देखिए ये आपका मान लीजिए ग्लोब है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समानांतर इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको कल की क्लास में बताया गया था, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इनको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। अभी जस्ट पहले हमने आपको बताया था, इसीलिए ताकि आपका जो अगला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो उत्तरी ध्रुव को यानी कि आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से आपका उत्तरी ध्रुव था, ये नॉर्थ पोल, और ये यहाँ पर क्या था आपका साउथ पोल। इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहला रही थी, देशांतर। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ लो एक बार। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जो आपकी जीएमटी है, क्या नाम है इसका, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा, तो जीएमटी इसका नाम होता है। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसके शब्द में ग्रीनविच है। जो ग्रीनविच शहर है ये आपका ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन, यहाँ के एक शहर है ग्रीनविच, यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, वो आप बताओगे कहाँ से होकर के गुजरती है, आपका ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, अब देखिए ग्रीनविच रेखा क्या है, तो कल ही हमने आपको बताया है कि जो आपका 0 डिग्री देशांतर है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो इसका भी उत्तर आपके सामने है, 0 डिग्री देशांतर, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। देखिए प्रश्न को, ये वैसे आपका विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न है। अभी कल की क्लास में तो हमने इसे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर बताए दे रहे हैं कि किस देश से होकर के नहीं जाती है, ताकि अगर सेम यही प्रश्न परीक्षा में मिल जाए तो आप कर लें। और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इंतजार करें, आपको विश्व के भूगोल की एक विस्तृत श्रृंखला दी जाएगी, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मकर रेखा किन से होकर गुजरती है और किन से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर एक देश दे रखा है ऑप्शन में, फिलीपींस। कौन सा देश दे रखा है, फिलीपींस। यही आपका सही जवाब है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भी होकर गुजरती है, अर्जेंटीना और चिली से होकर भी गुजरती है। ये तीनों देश ऐसे हैं जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है। आपसे पूछा गया है जिनसे होकर नहीं गुजरती है, तो वो कौन सा देश होगा, यहाँ पर फिलीपींस होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। अच्छा क्वेश्चन है, और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो हम आपको बता दें, एक देशांतर घूमने में
एक देशांतर घूमने में कुल जो समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। ठीक है, एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो देख लीजिए बात हो रही है कितने घंटे में? 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताना जरा, आप लोग गणित पढ़ते हैं। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। कितने होते हैं? 60। अब अगर आप इस 60 में 4 से भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 15। कितना उत्तर आएगा? 15। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमेगी? 15 देशांतर घूमेगी। इसका कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट में कितनी घूम जाएगी? तो आप बता देंगे 60/4 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको भटकना नहीं है। कल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों में अंतर बताया था। तो बात हो रही है यहाँ पर अक्षांश की, ना कि अक्षांश रेखा की। समझ लीजिए बात किसकी हो रही है? दक्षिणी ध्रुव की। और जो ध्रुव होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। जब बात 90 डिग्री नॉर्थ की हो तो वो उत्तरी ध्रुव होगा, और जब बात 90 डिग्री साउथ की हो तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा। कुल मिलाकर के अभी हम नॉर्थ साउथ पे नहीं जाएंगे, हम केवल कोण की बात करेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव जो है वो कहां पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां भी हमने बताया था जिस तरह से विश्व भूगोल जब आप पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल केवल और केवल आप आंसर जान लीजिए कि आंसर क्या होगा। तो यहां आंसर जो है वो आपका है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है, ये देशों का जो समूह है यहां से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, बाकी के लिए आप विश्व भूगोल को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आगे देखिए क्या है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लो। इसमें हम थोड़ा आपसे कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे ताकि आपको आने वाली परीक्षा में यहाँ से किया जाने वाला प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये बात हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में ये चीज़ मिस हो गई थी, स्लिप हो गई थी, बताने से चूक गए थे हम लोग। तो आज हम ये बात आप लोगों को बताए दे रहे हैं। ठीक है, कौन सी बात है देख लो जरा। आपको हमने कल बताया था कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैसे तो अनंत होती हैं ये, लेकिन जब हम इन्हें 1 डिग्री पर तौलते हैं, किस पर तौलते हैं? 1 डिग्री पर, तो ये 90 नॉर्थ होती हैं और 90 साउथ होती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के हमने इनकी संख्या आपको 181 बताई थी। लेकिन हमने ये भी बताया था कि जब बात अक्षांश रेखाओं की जाए, ये तो अक्षांश हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? अक्षांश। लेकिन जब बात अक्षांश रेखाओं की जाए तब आप 171 ही बताओगे, क्योंकि ना तो नॉर्थ पोल कोई रेखा है और ना ही साउथ पोल कोई रेखा है। ये दोनों बिंदु हैं और बिंदुओं को रेखाओं में हम लोग नहीं गिनेंगे। तो अक्षांशों की संख्या 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 171। ये बात तो हमने कल आपको समझा ली थी शायद। अब देखिए कुछ होते हैं विशिष्ट अक्षांश। कुछ क्या होते हैं? कुछ होते हैं विशिष्ट अक्षांश। थोड़ा धीरे से बोलना है, बहुत देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते। कुछ क्या होते हैं? विशिष्ट अक्षांश। जैसे आपने शून्य अंश अक्षांश को पढ़ा होगा, ये विशिष्ट होता है क्योंकि इसको अलग से नाम दिया गया है। क्या? विषुवत रेखा। इसको क्या कहा गया है? विषुवत रेखा या व्रत। हमने क्या कहा था? ये वास्तव में तो व्रत ही होते हैं क्योंकि ये दोनों ओर से पृथ्वी को घेरे होते हैं। तो ये रेखा शब्द जो है थोड़ा सा आप कहेंगे अशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध शब्द जो है वो क्या होगा? व्रत। तो इसको विषुवत व्रत कहते हैं या इसी को दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बात आपने कल जानी थी, इसीलिए ये विशिष्ट अक्षांश है क्योंकि इसको एक नाम दिया गया है प्रॉपर। ठीक देखिए, इसके उत्तर में जब आप जाओगे तो 23.5 अंश यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और ठीक नीचे 23.5 अंश जब जाओगे यानी कि 23.5 अंश साउथ, तो 2 रेखाएं आपको मिलेंगी। एक कौन सी रेखा होगी?
कर्क रेखा होगी और दूसरी कौन सी रेखा होगी, मकर रेखा होगी। ठीक है, दूसरी कौन सी रेखा होगी, मकर रेखा। यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है, कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका नाम कर्क या मकर ही क्यों रखा गया। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक दिन होता है 21 जून का। कौन सा दिन होता है, 21 जून, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन सूर्य की किरणें जो है लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। और कर्क इसका नाम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जिस दिन सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ती हैं उस दिन सूर्य कर्क तारा राशि में होता है। किसमें होता है, कर्क तारा राशि। आप लोगों ने राशियां पढ़ी होंगी, उन राशियों में एक राशि कर्क राशि भी होती है, और इस राशि में जब सूर्य होता है उसकी किरणें लंबवत किस पर पड़ रही होती हैं, कर्क रेखा पर, यानी कि 23.5 नॉर्थ पर पड़ रही होती हैं। इसीलिए इस 23.5 नॉर्थ का नाम क्या रख दिया, कर्क रेखा रख दिया। बात समझ में आ गई इतनी। तो कर्क इसको क्यों कहा गया, ये बात ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ की जब आप बात करोगे तो दिन होता है 23 दिसंबर। कौन सा दिन होता है, 23 दिसंबर, 22-23 दिसंबर। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और उस दिन सूर्य मकर राशि में होता है, इसलिए 23.5 साउथ को क्या कह दिया गया, मकर रेखा कह दिया गया। ठीक है, तो ये कर्क रेखा हो गई और ये क्या हो गई, आपकी मकर रेखा हो गई। तो ध्यान रखना पहला जो बिंदु है वो आपका यही है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, वो क्या बताया गया है, कर्क रेखा। तो पहला बिंदु आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश हमने बताया कर्क रेखा होता है और यहां भी दिया गया होता है, तो सही हो गया। दूसरा देखिए मकर रेखा, कितना बता रहे हैं, 66.5 उत्तरी अक्षांश। ये पगला गए हैं। ठीक है, 66.5 ना होकर के कितना है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, मकर रेखा। तो ये वाला बिंदु आपका कैसा हो गया, गलत, दूसरा गलत हो गया। तीसरे को देखिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, तिथि रेखा की बात हो रही है। तो तिथि रेखा जो है यहां पर लिखा हुआ है 0 अंश रेखांश। ये भी दोस्तों गलत होता है, क्योंकि 0 अंश जो है वो आपका तिथि रेखा ना होकर के अंतरराष्ट्रीय समय जोन के लिए, यानी कि ग्लोबल मीन टाइम जीएमटी होता है, ना कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तिथि रेखा होता क्या है, वो आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये भी चीज ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया। अब बात आती है दक्षिणी ध्रुव व्रत, यानी कि 66.5 दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 ना होकर के आपका 90 होगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। अगर अंटार्कटिक की बात कर रहा होता तो हम इसको सही कर सकते थे। तो आपका जो सही है वो केवल एक सही है। कितना सही है, केवल एक। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपने जान लिया कि कर्क रेखा भी कोई होती है जो 23.5 अंश नॉर्थ होती है, एक मकर रेखा होती है जो 23.5 अंश साउथ होती है, एक विषुवत रेखा होती है जो 0 अंश पर होती है। ध्रुव तो आपको ऑलरेडी पता ही पता है, 90 नॉर्थ 90 साउथ ध्रुव होते हैं। यहीं पर 66.5 भी होता है, नॉर्थ भी होता है और साथ ही साथ 66.5 साउथ भी होता है। इसको दोस्तों आर्कटिक व्रत कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, 66.5 नॉर्थ को आर्कटिक व्रत क्या कहा गया है, बताना, आर्कटिक व्रत। ठीक है, और इसको अंटार्कटिक व्रत कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, अंटार्कटिक व्रत। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और ये क्वेश्चन ना होकर के अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था। अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर है। अभी ठीक पहले कराया था, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत आपको मेरी समझ से तो नहीं है, फिर भी अगर आप लगाओ तो लगाते रहो। 15 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक देशांतर में कितना होता है, आपको अभी बताया था जस्ट, एक देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 में 4 से भाग दे दोगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है।
अगला है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि आप भारत पढ़ रहे हो और भारत के भूगोल में आपने जाना है कि कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से गुजरती है, यानी कि बराबर भागों में बांटती है। यहां पर लगभग शब्द जरूर लगाओगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बांटती है। तो यहां नेपाल जो है वो भारत के उत्तर में है, यहां से तो बिल्कुल गुजरती ही नहीं है, बाकी पर सोचना आपके लिए बेवकूफी होगी। तो नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहां पर 13वां क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे भू धरातल जो अधिकतम है उत्तरी गोलार्ध में, वो सबसे ज्यादा 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है। कहां से कहां के बीच है? 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्लोब है इसमें विषुवत रेखा के उत्तर में ही ज्यादा धरातल है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में धरातल है और दक्षिणी गोलार्ध में सागर या महासागर है, ठीक है। इस उत्तरी गोलार्ध में भी 30 से 40 के बीच ज्यादा धरातल है और बाकी जल भी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया मेरी समझ से। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारा पिछला वीडियो देख लें। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, इसमें सोचने की कतई कोई जरूरत नहीं है। दोनों समानांतर नहीं होते हैं, केवल अक्षांश समानांतर होते हैं, देशांतर समानांतर नहीं होते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया। आगे देखिए, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को कैसे काटती हैं? 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, ये भी गलत है। देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं, अक्षांश ध्रुवों पर नहीं मिलते हैं। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलते हैं, ये भी गलत है, ये भी भूमध्य रेखा पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरी कल की क्लास बेहतरीन तरीके से पढ़ी होगी। तो यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर बता दिया जाएगा। भूमध्य रेखा ऐसी जगह होती है जहां पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12-12 घंटे के दोनों होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट क्या है? तो जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है इन सभी में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहां पर है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली उपरोक्त में से किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है, ये कहा गया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नजर दौड़ा दीजिए। विश्व का भूगोल जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, ब्राजील से तो गुजरती, सॉरी किसकी बात हो रही है? मकर रेखा की। तो मकर रेखा ब्राजील से नहीं गुजरती है। मकर रेखा ब्राजील से गुजरती है, चिली से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। इन तीन में तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि इन तीन से गुजरती है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हो गए, तीसरा, चौथा और पहला। देखिए कोई है यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा? नहीं है। तो नामीबिया भी इसमें आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का देश है नामीबिया। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं हम। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां पर सीधा आप जवाब दे सकते हो। आपका जो मैक्सिको दे रखा है ये नॉर्थ अमेरिका में आता है और नॉर्थ अमेरिका में आपका भूमध्य रेखा बिल्कुल कभी पहुंची नहीं है अभी तक, आगे का भगवान जाने, ठीक है। तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का केवल आंसर जानिए, ठीक है। प्रच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 20वां है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस देश के बीच जो है सीमा बनाता है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। सीधा सा इसका जवाब होगा अमेरिका और कनाडा। किसके किसके बीच? तो यूएसए और
कनाडा के बीच जो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका सीमा बनाता है और इसे दुनिया की सबसे अधिक शांत सीमा कहा जाता है। दुनिया की सबसे अधिक शांत सीमा किसको कहा जाता है? 40 डिग्री 9th लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, समय का थोड़ा अभाव है, इसके बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं है, शायद आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और हमारी पिछली क्लास को भी सभी लोगों ने देखा होगा। जब आप पिछली क्लास देखकर इस क्लास में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। लगे रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेहतर लगे तो कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।